सभी छात्र छात्राओं को आज के इस ऑनलाइन मंच की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सुप्रभात, शुभ संध्या, जब देखें उसके अनुरूप आपका अभिनंदन है। आज मैं एक बहुत ही रुचिकर टॉपिक लेकर आया हूं, और उस टॉपिक को अगर आप पूरे मनोयोग के साथ अगर देखते हैं और समय दे करके थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो शायद आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिस कंसेप्ट को लेकर आपको हमेशा कोई ना कोई संशय बना रहता है। तो छात्रों, देर किए हुए बिना हम आज अपने बहुत ही रुचिकर टॉपिक की ओर चलते हैं। आज के इस प्रकरण में देखते हैं कि हम क्या कुछ नया सीख पाते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वह है वाक्य, और वाक्य प्रकरण के अंतर्गत आज हम पद, पदबंध और उपवाक्य से संबंधित चीजों को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम जिस कंसेप्ट पर बात करेंगे वह है पद। तो हर एक बार हमारे मन में जब भी किसी वाक्य की बात होती है तो एक संशय रहता है कि पद क्या है, पद किसे कहते हैं। तो हम पद पर कुछ बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, बात ऐसा है कि पद से पहले आप शब्द को जानिए। पद से पहले आप शब्द को जानिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द हम वर्णों के ऐसे समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, वर्णों के ऐसे समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ण हम क और ल, कल, अरे हमने क और ल को लिया तो समूह जब बना और बनने के बाद ये सार्थक हुआ, अर्थात इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। अर्थात का और ला के मिलाने से हमारे मस्तिष्क में इसका अर्थ समझ में आया है, इसलिए यह एक सार्थक समूह है और इसके चलते हम इसको शब्द कह सकते हैं। तो शब्द है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पद पर। जैसे बात करें कि हमारे पास एक शब्द है और वो है, मान लिया जाए कि कान। जरा गौर से समझिएगा कि कान कहने मात्र से यह समझ में आ जा रहा है, यह किसी का, ये जो हमारा श्रवण इंद्रिय है, इस श्रवण इंद्रिय को हम कान कहते हैं। तो कान जो है वह एक शब्द है। लेकिन आप कभी देखे होंगे कि जब बचपन में बताया जाता था कि बाबू ये जो दिए हुए शब्द हैं उससे आप एक वाक्य बनाइए। ऐसा हम लोग दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। तो शब्द दे दिए जाते थे, गुरुजी आते थे, शब्द देते थे और कहते थे वाक्य बनाइए।
तो वाक्य बनाने का मतलब क्या था कि इसी शब्द से आपको वाक्य बनाना है, यानी कान दिया हुआ है अगर, तो कान शब्द से ही हमें एक वाक्य बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शब्द उस वाक्य में जरूर आना चाहिए। अगर ये शब्द वाक्य में नहीं आ रहा है तो समझो कि वाक्य तो बना लेकिन इस शब्द से नहीं बना। तो अगर हम ऐसे कहें कान, तो ऐसे अगर वाक्य बना दें कि हाथी के दो कान होते हैं। हाथी के दो कान होते हैं। मैंने कान शब्द से मैंने क्या बना लिया, एक वाक्य बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि कान जो है वो पहले में दिया गया एक शब्द है और इसी शब्द का प्रयोग करते हुए हमने क्या किया, एक वाक्य बनाया। हाथी के दो कान होते हैं, अर्थात जो कान शब्द हमें दिया गया था वह कान शब्द इस वाक्य में प्रयोग हुआ और कान शब्द का वाक्य में प्रयोग होने का मतलब हुआ कि हमने कान शब्द से क्या बना लिया, एक वाक्य बना लिया। अब बात करते हैं कि यहाँ जो कान शब्द दिया हुआ है ये और यहाँ जो कान शब्द दिया हुआ है ये दोनों में क्या फर्क है, कुछ तो फर्क होगा। तो दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि ये जो कान शब्द है वो स्वतंत्र है और ये किसी भी वाक्य में भी प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं इस कान शब्द की बात करूं तो यह कान शब्द अब वाक्य में प्रयोग हो गया है और वाक्य में प्रयोग हो जाने के कारण यह कान जो यहाँ पर एक शब्द था वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो गया है तो अब यह कान शब्द नहीं रहते पद बन गया। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे शब्द ही क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर कान अगर स्वतंत्र रूप से है, अकेले है, तो यह एक शब्द है और अगर इसका प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया गया है तो वाक्य में प्रयोग होने के उपरांत वही शब्द किस नाम से जाना जाएगा, पद के नाम से जाना जाएगा। अब मैं बात करूं कि सर हाथी क्या है, हाथी यहाँ पर क्या है। अगर ये हाथी शब्द अगर वाक्य से बाहर होता तो वहां वो शब्द होता, लेकिन यहाँ पर हाथी भी एक पद है, यानी हाथी शब्द भी अब यहाँ एक पद के रूप में जाना जाएगा। तो और भी चीज हम देखते हैं, जैसे एक शब्द है जल, एक और शब्द हम लेते हैं जल। तो जल का अर्थ क्या होता है, जल का अर्थ होता है पानी, ठीक है। जल का अर्थ जो है वो पानी होता है और इसका अगर हम डिक्शनरी में खोजते हैं, शब्दकोश में अगर इसके अर्थ को खोजते हैं तो पानी ही मिलेगा और इसका अगर अर्थ खोजते हैं तो हमारे श्रवण इंद्रिय के रूप में ये इसका अर्थ मिलेगा। तो यानी इन शब्दों के अर्थ आप डिक्शनरी में जब खोजेंगे तो इनके जो वास्तविक अर्थ हैं जिसको कहते हैं अभिधा अर्थ, तो वो अर्थ इनके आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अब हम इसी शब्द से, इसी जल शब्द से एक वाक्य बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो इससे मैं एक वाक्य बना लेता हूं। देखिए जैसे राधा का घर जल गया। चलिए राधा का घर जल गया। अब थोड़ा गौर कीजिए
कि हमने जो शब्द यहाँ जल लिया और उसी शब्द का प्रयोग यहां पर भी हुआ है, उसी शब्द का प्रयोग यहां पर भी हुआ है, और यहां पर जल जो शब्द है वो इसका जो शब्दकोशीय अर्थ है वो पानी है। अब क्या वाक्य में प्रयोग होने के बाद इस जल शब्द का अर्थ इस वाक्य में पानी ही होगा? सोचने की बात है, क्या पानी ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर कहता है राधा का घर जल गया, तो राधा का घर जल गया अर्थात जल शब्द तो है, ये जल शब्द तो है, लेकिन ये जल शब्द जब वाक्य में प्रयोग हुआ तो ये अब जल शब्द नहीं रह के क्या हो गया? पद हो गया। तो अब ये पद के रूप में जाना जाएगा। किसके रूप में जाना जाएगा? पद के रूप में। अगर ये स्वतंत्र होता, अकेले होता तो क्या कहलाता? शब्द। अब ये वाक्य में जब प्रयोग हो गया है तो ये क्या कहलाएगा? पद। अब ध्यान दें कि फर्क अब क्या हो रहा है। अब देखिए जब कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप में होता है, अर्थात शब्द स्वतंत्र होता ही है, तो कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप में होता है और उसका अगर अर्थ आप शब्दकोश यानी डिक्शनरी में खोजेंगे तो उसका वास्तविक जो अर्थ है अपना वही मिलेगा, अर्थात जल का अर्थ पानी ही मिलेगा। लेकिन जब किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वह पद बन जाता है, और पद बनने के बाद उसका अपना जो स्वतंत्र रूप में अर्थ था, ध्यान देने की बात है कि उसका अपना जो स्वतंत्र रूप में जो अर्थ था वह अर्थ कभी कभी छिन जाता है, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं है अब अर्थ देने के लिए। अब उसे अर्थ देना होगा तो वाक्य के संदर्भ में अर्थ देना होगा, अर्थात वाक्य में किस लिए वो प्रयोग हुआ है, किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, उसको देखते हुए ही इसका अर्थ उसको देना पड़ता है। अर्थात जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद तो कहलाता ही है, साथ ही साथ उसके अर्थ स्वतंत्र नहीं रह जाते, अर्थात उसके अर्थ मनमाना नहीं चलते। अब उस वाक्य के अनुसार उसका अर्थ निर्धारित किया जाएगा। इसलिए अब यहाँ जल का अर्थ अब पानी नहीं होकर क्या हो जाएगा? जल का अर्थ हो जाएगा जलना। जल का अर्थ क्या हो जाएगा? जलना। अर्थात यहां पर यह एक संज्ञा था, जल एक संज्ञा है, और वाक्य में प्रयोग होने के बाद जल का अर्थ पानी ना रह के जलना हो गया, अर्थात क्रिया में बदल गया। मतलब जब किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वे अपने स्वतंत्र अर्थ को नहीं दे पाते हैं, और स्वतंत्र अर्थ ना दे करके उस वाक्य के संदर्भ में ही अपना अर्थ देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि पद किसे कहते हैं। प्रश्न अब बनता है कि पद किसे कहते हैं, पद क्या है, पद किसे कहते हैं, प्रश्न अब बनता है। तो अब सभी मुझे विश्वास है कि बता पाएंगे कि जब किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वही शब्द पद कहलाता है। एक लाइन में ऐसे समझें, अगर शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो वही शब्द वाक्य में जाने के बाद पद कहलाएगा, और स्वतंत्र रूप में जब रहेगा यानी वाक्य से बाहर रहेगा तो वो शब्द कहलाएगा। अर्थात शब्द स्वतंत्र रचना है और पद वाक्यगत रचना है, वाक्यगत अंश है जो वाक्य में प्रयोग करने के बाद पद कहलाता है। अब हम देखते हैं पद की परिभाषा।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं जाए कि हम लिखें और आप देखते रहिए, तो इसलिए मैंने बीच में उसको हटा दिया है। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम शब्द की भी परिभाषा को लिखे हुए हैं और पद की भी परिभाषा को लिखे हुए हैं। देखिए, दोनों में फर्क नहीं समझिएगा तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, और परेशानी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है, मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ होती है, तब आपको पता चलेगा कि शब्द और पद में क्या फर्क है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहता है शब्द, जब कोई वर्ण समूह जब कोई वर्ण समूह किसको कहते हैं? शब्द को स्वतंत्र रूप से आता है। किस रूप में आता है वो? स्वतंत्र रूप में। ध्यान दीजिएगा, शब्द अपने स्वतंत्र रूप में होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो जब कोई वर्ण समूह अपने स्वतंत्र रूप में होता है, ठीक है, तब आता है, तब वह शब्द कहलाता है। यानी वह वर्ण समूह जब स्वतंत्र रूप में हो तो वो शब्द कहलाता है। और प्रायः एक और बड़ी खासियत, शब्द का एक बहुत बड़ी खासियत, कि ये शब्द प्रायः, यानी जब भी तुम इसको ढूंढोगे, इसके अर्थ को ढूंढोगे कहां? शब्दकोश में, डिक्शनरी में, तो वह शब्दकोशीय अर्थ ही देगा। तो इसमें दो चीज ध्यान रखना है कि ये शब्द जो होते हैं स्वतंत्र रूप में होते हैं, और ये जब भी इसके अर्थ ढूंढोगे तो शब्दकोशीय अर्थ ही मिलेगा। अब बात करें पद की। वाक्य में प्रयुक्त मतलब जब प्रयोग हो जाए, वाक्य में जब प्रयोग हो जाए, प्रयुक्त शब्द ही क्या है? पद कहलाता है। लेकिन कंडीशन क्या है? किसको कहां प्रयोग होना चाहिए? वाक्य में। अर्थात शब्द जब वाक्य में प्रयोग होगा तो वह क्या कहलाने लगेगा? पद कहलाने लगेगा। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य लिखा हूं, देखिएगा। राधा मोहन को सताती है। राधा मोहन को सताती है। अगर इसका स्वतंत्र रूप में बात करें, राधा, तो कोई भी राधा, नाम की कोई भी लड़की, कृष्ण लीला की राधा, श्याम की राधा, कृष्ण की राधा, स्वतंत्र अर्थ है। राधा मतलब राधा। मोहन ऐसे बोलो, स्वतंत्र है, वो शब्द है। लेकिन अगर ऐसे बोले राधा मोहन को सताती है, तब यहां पर राधा अब स्वतंत्र नहीं है, वाक्य में है, और राधा क्या है? एक पद है। मोहन क्या है? एक पद है। को क्या है? एक पद है। सताती को क्या है? एक पद है। क्या है? ये भी एक पद है। अर्थात वाक्य में जितने शब्द आपको दिख रहे हैं, उन सभी शब्दों को आप शब्द नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। तो राधा एक पद है, मोहन एक पद है, को भी एक पद है, सताती भी एक पद है, और है भी एक पद है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि पद वाक्य के अन्य कई घटकों से जुड़ा होता है। मतलब राधा अकेले यहां पर नहीं है, राधा यहां अकेले नहीं है। राधा जो है वो क्रिया के साथ जुड़ी हुई है। राधा जो है वो क्रिया के साथ जुड़ी हुई है। मोहन जो है उसका भी कहीं ना कहीं संबंध क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात पद जो होते हैं, ये पद वाक्य में अकेले नहीं होते हैं।
कई सारे घटकों के साथ, आप तो सही जानते हैं कि वाक्य में कई शब्द होते हैं अर्थात कई पद होते हैं। तो पद वाक्य में अकेले नहीं होते हैं, वो अन्य कई घटकों से जुड़े होते हैं और अपना अर्थ, ध्यान रहे, पद अपना अर्थ जब भी देगा तो संदर्भ के अनुसार देगा, यानी वाक्य के अनुसार देगा, मनमाना अर्थ नहीं देगा। जो मेरा डिक्शनरी में अर्थ है वही हम देंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि अर्थ का क्या हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। इसलिए पद की एक बहुत बड़ी खासियत है कि पद संदर्भ के अनुसार, यानी वाक्य के अनुसार सटीक, एकदम सटीक सही अर्थ देता है। अर्थात पद अपने अर्थ के लिए वाक्य पर निर्भर है, जबकि शब्द अपने अर्थ के लिए वाक्य पर निर्भर नहीं है। अब मैं थोड़ा जरा हट के बात करूं। हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में जैसे बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो अंग्रेजी का जब किताब पढ़ते थे तो होता क्या था ना कि अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे भी हम लोगों के अंग्रेजी कि बहुत सारे शब्दों के क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। क्या करते थे हम लोग, जो शब्द मिला डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं, अरे इसका तो मिल ही नहीं रहा, इसका अर्थ तो मिल ही नहीं रहा। देखते हैं कैसे, जैसे देखो मान लो अंग्रेजी में एक शब्द है रोट, अंग्रेजी का एक शब्द है रोट, और बताता हूं, अंग्रेजी का एक शब्द है बेटर, ठीक है। अब हम लोग जहां देखें रोट, निकाल लिए क्या, डिक्शनरी, खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, बोलो क्यों नहीं मिल रहा। बेटर देखे, खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, डिक्शनरी में क्यों नहीं मिल रहा है, सोचो। कारण है क्योंकि डिक्शनरी में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, डिक्शनरी में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, पद के अर्थ नहीं दिए होते हैं। और पद अपना अर्थ कहां से ग्रहण करता है, पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार ग्रहण करता है। तो किसी भी पद का अर्थ हम डिक्शनरी में जब ढूंढेंगे तो उसका वो सटीक अर्थ नहीं मिलेगा, मिल तो जाएगा लेकिन वो जो वाक्य में उसका कहने का मतलब है वो नहीं मिलेगा। जैसे मैं पहले उदाहरण बताया था कि उसका घर जल गया। अब जल का कोई बच्चा अगर डिक्शनरी में अर्थ ढूंढेगा तो क्या मिलेगा, हमेशा जलना ही मिलेगा। ऐसा जरूरी है, पानी मिलेगा, जलना नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा। और जब जल का अर्थ पानी मिलाएगा तो बोलेंगे राधा का घर जल गया। अब राधा का घर जल गया, जल की जगह पानी लगा दो तो राधा का घर जल का अर्थ यदि तुम पानी समझोगे तो राधा का घर पानी गया, तो उसका घर तो कोई जब नहीं करेगा बुझाने के लिए जी। तो राधा का घर जल गया, जल का यहाँ अर्थ वाक्य के अनुसार क्या होगा, जलना। तो हम क्या करते थे ना कि रोट का, बेटर का डिक्शनरी में खोज के थक जाते थे, मिलता ही नहीं था। अरे नहीं दे रे, अरे नखाओ दे रे कि कौन डिक्शनरी ले तो कर में सावधान मिलो, मोटा वाला डिक्शनरी ले, अरे मोटा वाला ले चाहे छोटा वाला ले, ये नहीं मिलेगा वहां। कारण ये पद है भैया, ये पद है, शब्द नहीं है। अर्थात रोट का अगर कोई शब्द होगा तो क्या होगा, राइट होगा। अगर इसको ढूंढोगे तो मिल जाएगा, राइट को ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बेटर के जगह गुड को ढूंढोगे तो मिल जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये गुड जो है स्वतंत्र रूप में एक शब्द है और बेटर जो है एक पद है। तो पद के अर्थ डिक्शनरी में प्राय नहीं मिलेंगे और शब्द के अर्थ आपको डिक्शनरी में मिलेंगे। इसलिए किसी भी पद के अर्थ को समझने के लिए
उस वाक्य का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उस पद का अर्थ समझ पाएंगे, अन्यथा उस पद का अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब मुझे आशा है, विश्वास भी है कि आप पद और शब्द में अंतर समझ गए होंगे। तो अगले आने वाली क्लास में मैं पदबंध, उपवाक्य, वाक्य पर भी एक बहुत लंबी क्लास लेने वाला हूं। आप सभी धैर्य से मेरा प्रत्येक दिन का वीडियो ध्यान से देखते रहिए, मैं वाक्य आपको समझा के ही छोड़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और उदाहरण देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक शब्द है पढ़ना। क्या है शब्द? क्या है? पढ़ना। क्या है शब्द? पढ़ना। ठीक है, एक शब्द है पढ़ना, इससे एक वाक्य बना लेते हैं। सीता माता, सीता पढ़ती है। मैंने एक वाक्य बनाया, सीता पढ़ती है। एक और बना लेते हैं, पढ़ना अच्छी आदत है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैंने दोनों शब्द से दो वाक्य बनाए। इस वाक्य को थोड़ा सा गौर से समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए पढ़ना एक शब्द है, पढ़ना एक शब्द है, और इस पढ़ना शब्द से मैंने दो वाक्य बनाया। सीता पढ़ती है, पढ़ना अच्छी आदत है। अब बताओ, आपको लग रहा है, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध हो सकता है? ये दोनों वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला या दूसरा वाक्य, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके मन में लग रहा होगा, अरे ये तो पढ़ना है, तो यहां तो पढ़ना आ गया है, इसका मतलब ये वाक्य शुद्ध है, बाकी ऊपर का वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि पढ़ना है तो पढ़ना वहां तो है ही नहीं। नो, ऐसी बात नहीं है। दोनों के दोनों वाक्य शुद्ध हैं, और दोनों वाक्य में पढ़ना शब्द का प्रयोग हुआ है। दोनों वाक्य में पढ़ना शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन एक वाक्य में, इस वाक्य में पढ़ना शब्द जैसे वहां पढ़ना शब्द था, ज्यों का त्यों आ गया। दूसरे वाक्य में, जो पहला वाक्य है, इस वाक्य में पढ़ना शब्द ज्यों का त्यों ना आकर के अपने रूप में परिवर्तन ला करके आया। अर्थात यहां पर पढ़ना शब्द ज्यों का त्यों आया, दूसरे वाक्य में पढ़ना शब्द ज्यों का त्यों आया, पहले वाक्य में पढ़ना शब्द ज्यों का त्यों नहीं आया। यहां पर इसका रूप नहीं बदला, यहां पर इसका रूप बदल गया। ठीक है, अर्थात जब किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करना होता है तो उसके शब्द के, अर्थात शब्द के रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। अर्थात जब तक उसके रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वो वाक्य में फिट नहीं होगा, और जब वाक्य में फिट नहीं होगा तो अर्थ नहीं देगा। जैसे सीता पढ़ना है, क्या सीता को पढ़ना है, सीता पढ़ती है, क्या होगा? फिर गड़बड़ा जाएगा ना। तो शब्द को जब भी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन किया जाता है, और उसके रूप में परिवर्तन करने के बाद ही उसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अर्थात अब एक चीज और हम कह सकते हैं कि जब किसी शब्द का वाक्य में परिवर्तन करते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन संभव है। रूप में परिवर्तन, सिर्फ रूप अर्थ नहीं, रूप में परिवर्तन संभव है, और रूप में परिवर्तन संभव है और अर्थ वो वाक्य के संदर्भ में देगा।
वाक्य के संदर्भ में ही अपना अर्थ देगा। अर्थात किसी भी शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसके रूप में परिवर्तन संभव है, अर्थात हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो रूप परिवर्तन के कारण ही जलना से वहां जल बन गया था, जो जल के साथ मैच करना था। अब पढ़ना से पढ़ती बन गया, पढ़ते बन गए, है ना। जैसे पढ़ना से बनता पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ये सब बनता है। तो सभी के जड़ में ये पढ़ तो यहां भी है ना, सिर्फ ये रूप का परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ रूप का परिवर्तन हो रहा है। अर्थात एक चीज और समझ लीजिए, अब आप सीधे सीधे डिक्शनरी में जाके खोजिएगा पढ़ती, ठीक है, का अर्थ क्या है। पढ़ना का अर्थ खोजिएगा तो मिल जाएगा, और पढ़ती का अर्थ सीधे सीधे खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पढ़ना यहां पर एक शब्द है और पढ़ती एक क्या है, पद है, और पद के अर्थ वाक्य के अनुसार होते हैं। अर्थात अब यहां पर पढ़ना, यहां पर पढ़ना तो सेम है, और यदि सेम है तो ठीक है, हो सकता है, जैसे के तैसे भी आ सकता है और उसके रूप में परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वाक्य में जब भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन करते हैं, अर्थात रूप परिवर्तन होता है और वो पद कहलाता है। क्लियर है? अर्थात शब्दों के रूप में परिवर्तन भी हो सकते हैं। कब? जब वो वाक्य में प्रयोग होंगे तब, और वाक्य में लगते ही वो क्या कहलाएंगे, पद। क्लियर है? तो डिक्शनरी में हम कौन सा अर्थ ढूंढेंगे, शब्द के अर्थ ढूंढेंगे या पद के अर्थ ढूंढेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। डिक्शनरी के जो हम डिक्शनरी में जो अर्थ ढूंढते हैं वो शब्दों के ढूंढना चाहिए या पदों के ढूंढना चाहिए? अगर पदों के ढूंढ ढूंढ के अर्थ बैठाना शुरू कर दिए तो वाक्य के कहने का अर्थ का क्या निकल जाएगा, अनर्थ निकल जाएगा। राधा का घर यूं ही जल जाएगा, कहीं पानी के बारे में सोच लिया। चलिए ठीक है, अब मैं एक लास्ट एक वाक्य देता हूं, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक ही शब्द है, अर्थ उनके वाक्य के अनुसार अलग अलग आ जाएंगे। जैसे अब बस करो, अब बस करो, मेरा बस का किराया। अब बस करो, मेरा बस का किराया मेरे बस में नहीं है। मजा आ जाएगा। अब बस करो, अब बस करो, मेरा बस का किराया मेरे बस में नहीं है। अब बस करो, मेरा बस का किराया मेरे बस में नहीं है, या तेरे बस का किराया मेरे बस में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तेरे कर देते हैं। मेरा जाना तो मेरा तेरा जो समझना समझ लो, कोई बात नहीं। अब यहां पर मैं जिस बात पर बात करने वाला हूं वो ये है कि यहां पर तो मात्र एक ही शब्द है, बस। एक और वाक्य ध्यान में आ रहा है, उसका समय बाद में लिखता हूं इसको, चलिए बाद में इसको लिखते हैं। तो यहां पर देखिए, तो अब बस करो, तो यहां पर बस है ना, है ना। तो अब बस यहां पर जो शब्द है
इस शब्द का अगर आप शब्दकोश में अर्थ ढूंढिएगा, अर्थात इसका अर्थ आप डिक्शनरी में ढूंढिएगा, तो क्या मिलेगा बताइए? मिलेगा एक वाहन, जिस बस से हम सफर करते हैं, बस आ गई, अर्थात एक वाहन मिलेगा। अब सब जगह वाहन बैठा दो, जो वाहन शब्द आप डिक्शनरी में ढूंढे हैं हर जगह उसका वही अर्थ समझ बैठा दो, क्या लगता है आपको? अनर्थ नहीं हो जाएगा? होगा नहीं। तो यहां पर अब बस करो, बस करो मतलब काफी हो गया, रुक जाओ। यहां बस का मतलब रुकने की बात कर रहा है, अब बस करो, रुको। मेरा बस का किराया, यहां पर बस गाड़ी है, वाहन है, यानी इस बस का यहां अर्थ वाहन है, का किराया मेरे बस में नहीं है। बस मतलब अब यहां जो बस है यानी मेरे नियंत्रण में नहीं है। बस का मतलब यहां हो जाएगा नियंत्रण में नहीं है। तो एक ही शब्द के वाक्य में, वाक्य के संदर्भ में कई अर्थ निकलते हैं। तो पद की एक बहुत बड़ी खासियत है कि पद का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, और वो अपने अर्थ के लिए किस पर निर्भर रहता है? वाक्य पर निर्भर रहता है।